आज बच्चों हम अपने इस लेक्चर में चैप्टर 3 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट रिव्यू। 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो ऑब्वियसली इसमें 7 मार्क्स का एक अकेला चैप्टर है, जबकि एनसीईआरटी के चैप्टर 1 और 2 दोनों मिलकर 8 मार्क्स के होते हैं। ये अकेला चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 1, 3 और 2। 5 मार्क्स का कम बनता है। सो यहाँ से न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। सो बच्चों इस चैप्टर में बहुत ध्यान से समझेंगे, आप लेक्चर टू लेक्चर समझाओगे कि कितनी तरह के कंसेप्चुअल किस किस तरह के ग्राफ यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स। माई सेल्फ इज शिखा त्यागी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड द चैप्टर 3। हमारा चैप्टर है 3rd, that is current electricity. What is the meaning of current electricity? Okay, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इसमें हमारी करंट से रिलेटेड टर्म्स आ रही हो। ओके, जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर था बच्चों, उसमें हमने क्या पढ़ा? चार्ज एंड रेस्ट, यानी कि चार्ज हमारा रेस्ट में होता था और उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार्ज की वजह से जब फील्ड आया तो वो हमने पढ़ा। ओके, चार्ज की वजह से फील्ड आने के बाद फिर हमने देखा कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। उसके बाद हमने एनर्जीज पढ़ी, देन हमने पढ़ा बेटा कैपेसिटेंस, यानी कि ये सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर में था। और इन दिस चैप्टर द चार्ज इन रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का मूड हुआ कि चलो चलना शुरू करते हैं, यानी कि चार्ज ने सोचा कि चलो भाई चलना शुरू करते हैं। तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब चला विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट बच्चों? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? when the charge flow with respect to time through the wire of conductor जो भी होगा, then we get a physical quantity that is known as the current. Okay, current की यूनिट चार्ज मेजर इन कूलम, टाइम मेजर इन सेकेंड। तो बेटा इसकी यूनिट कितनी हुई? कूलम पर सेकेंड। और इन जनरल वी कैन से द करंट यूनिट इज एम्पियर। करंट को क्या कहते हैं बेटा हम? एम्पियर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट क्या करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती? करंट की डायरेक्शन तो होती है। कैसे करंट फ्लो करेगी, क्या करंट के फ्लो करने के पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब तरीके से अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे और वो शो करेगा कि करंट क्या डायरेक्शन रखता भी है या नहीं। और करंट अगर डायरेक्शन रखता है तो हम इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्लियर एवरीबॉडी? तो लिसन, आपको पता चला कि चार्ज के चलने से जो हमें मिलेगा करंट मिलेगा, यानी कि चार्ज को चलना जरूरी है। अब चार्ज चलेगा कैसे, यानी कि चार्ज को चलाएं कैसे? चार्ज के चलने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ऑब्वियसली चार्ज को, ये पॉइंट है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। क्लियर? चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तब जाता है जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन अ चैप्टर 2, यानी कि जब दो पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा देन चार्ज स्टार्ट टू मूव। अब बच्चे बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बच्चे जहां ज्यादा चार्ज होगा इट इज लाइक हायर पोटेंशियल, जहां पे कम चार्ज होगा इट इज लाइक लोअर पोटेंशियल। यानी कि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और चार्ज हमेशा दोनों तरफ बैलेंस करना चाहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, दोनों तरफ बैलेंस, तो वो हायर से लोअर की तरफ चलता है और चलता ही रहेगा जब तक कि दोनों तरफ चार्ज सेम ना आ जाए। भी हमारा काम है कि दोनों तरफ हम ऐसे डिफरेंस बना के रखें और चार्ज चलना शुरू करेगा और चार्ज चलेगा तो हमें मिलेगी करंट। यानी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि चार्ज को चलने के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि करंट कब फ्लो होगी? जब चार्ज चलेगा।
चार्ज कब चलेगा? जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। ओके, अब बच्चा ये कहता है कि मैम आपने बोल दिया कि चार्ज चलेगा, तो एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे चार्ज होते हैं, क्लियर? और इन अ कंडक्टिंग वायर ऑल आर चार्ज आर फ्री मोशन, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इसका मतलब तो जब चार्ज चल रहा है तो वहां पे हमें करंट मिलनी चाहिए। बात समझ में आ गई कि फ्री चार्ज, जो चार्ज वायर में चलेगा तो हमें करंट मिलेगी। तो कंडक्टर की तो स्टोरी यही है। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिसमें फ्री चार्ज होता है, तो इसका मतलब तो कंडक्टर में चार्ज ऑलरेडी मूवमेंट करते रहते हैं, तो हमें तो वहां करंट मिलनी चाहिए ना, पर हमें करंट नहीं मिलती। फिर वही क्वेश्चन कि भाई चार्ज चल भी रहा है, अभी तो आप बोल रहे हो चार्ज चलेगा तो करंट मिलेगी, और आप अब कहते हो कि वहां चार्ज चल रहा है तो वहां पे करंट क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर सारे के सारे चार्ज क्यों है? रैंडमली मोशन में है। एक रैंडमली मोशन में मतलब ये कि सपोज करो कि आपसे मैं कहूं कि आपको अपने घर से लेके स्कूल तक जाना है और बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पर, क्लियर? स्कूल से लेके घर से लेके स्कूल पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है हर बार। आप चलते हो, आप दूसरे से टकराते हो, फिर वापस आ जाते हो, फिर आगे चलते हो, फिर दूसरे से टकराते हो, फिर वापस आ जाते हो, यानी कि आप अपने घर से स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहे। जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काम पूरा हो नहीं रहा तो हमें करंट ही नहीं मिल रही, यानी कि ऑल आर इन रैंडम मोशन। उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, सारे के सारे रैंडम मोशन है, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और पूरा नहीं कर पाते रास्ता। अब फिर तो क्या करें, कैसे निकाले करंट को, किस तरीके से? तो आपको पता है सारे बच्चे कि करंट हमें कब मिलती है? करंट हमें कब मिलती है? बोलो। करंट हमें तब मिलती है जब हम किसी भी वायर को एक्सटर्नल सोर्स यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी इज द पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव, दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस इज लाया हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज लाया लोअर पोटेंशियल, क्लियर? तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया इसकी तरफ, प्लस की तरफ, तो नेगेटिव उसको धक्का दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को धक्का ही देता रहेगा, देते देते वो यहाँ पहुंच ही जाएगा। सो विच इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज द बैटरी, यानी कि बैटरी की वजह से दो टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगा। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा, इलेक्ट्रॉन इज द फ्री चार्ज कैरियर, जब वो चलने लगा तो चार्ज के चलने से कौन मिलती है? बोलो, करंट। तो हमें करंट मिलना स्टार्ट हो गई एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब सुनना ध्यान से, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। किसके अपोजिट होगी बच्चे? इलेक्ट्रॉन मोशन के, यानी कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट होगी। क्यों इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और करंट कहां से जा रही है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सो अभी तो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने लेक्चर में बोला था करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट तो यहाँ पर डायरेक्शन रख रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो व्हाई इट इज ट्रीट एज अ स्केलर क्वांटिटी? ये इसे हम इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहते हैं बिकॉज इट इज एड विद एल्जेब्रिकली। कैसे ऐड करते हैं इसको? एल्जेब्रिकली, मतलब विद साइन ऐड करते हैं। तो व्हाई डज करंट ट्रीट एज स्केलर? इवन इट हैव अ डायरेक्शन ऑल्सो, ये डायरेक्शन भी रखती है फिर भी स्केलर क्यों है? बिकॉज इट इज एड विद एल्जेब्रिकली एडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिकली एडिशन? यानी कि इसको हम विद साइन ऐड करते हैं। ओके, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Second, what is the nature of electric current? That is a scalar quantity. Unit is the ampere. Clear? What is the necessary condition for electric current? Flowing of charge. Flowing of charge के लिए what is the necessary condition? Potential difference. And potential difference कौन provide करेगा? External source, that is known as battery. Clear? Okay. बच्चों अब हम लेके चलते हैं drift velocity. Drift velocity एक इम्पॉर्टेंट ड्राइव है फॉर कंसेप्चुअल
as well as drive also for board. Okay, what is the meaning of drift velocity? बहुत ध्यान से समझेंगे कि drift velocity का meaning होता क्या है. ये मेरा वायर है, कंडक्टिंग वायर. इस कंडक्टिंग वायर को मैंने बाहर से एक, अभी मैंने तुम्हें डिस्कस किया था कि जो हमारा कंडक्टिंग वायर था, कि कंडक्टिंग वायर में फ्री चार्ज कैरियर होंगे. फ्री चार्ज की कैरियर के चलने से क्या मिलती है? करंट मिलती है. क्लियर? पर चार्ज, सारे के सारे चार्ज कौन से बच्चे? रैंडम मोशन में चल रहे हैं. जब वो रैंडम मोशन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें करंट नहीं मिल रही. तो हमने क्या किया, हमने इसमें इसमें क्या लगाई बच्चे? बैटरी लगाई. क्या पुट करी हमने? इसमें एक बैटरी पुट की. यानी कि इसके लिए एक वायर तो ये है ही, और बाहर से एक बैटरी लगाई, प्लस और माइनस लग गई बैटरी. इस बैटरी का क्या काम है और किस तरीके से चला? ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, उसने आगे चलना शुरू किया. अब आगे जाके इसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला तो ये इससे कोलाइड कर गया. जब ये इससे कोलाइड करेगा तो इसकी स्पीड कम होगी. यानी कि इस समय कितनी स्पीड से चला बच्चे? v1 से चला. अब ये पीछे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, पर ये नेगेटिव तैयार बैठा है. नेगेटिव उसको क्या करेगा? पीछे नहीं आने देगा, आगे धक्का देगा. भाई तुझे अपने घर जाना है. समझ में आ गया? ये सोच रहा है नहीं जी मैं घर पहुंचू ही नहीं, मैं तो इधर घूमता रहूं. पर नेगेटिव कौन बोल रहा है कि नहीं तुझे अपने घर जाना है. तो इसने इसे धक्का दिया, फिर आगे चला. आगे जब नेगेटिव मिला इसे, फिर दूसरा नेगेटिव मिला इससे, फिर धक्का खा गया, कोलाइड हो गया. इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चे? अब v2 हो गई. फिर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहा. कौन? पर डायरेक्शन को चेंज करने को कौन नहीं करने दे रही? नेगेटिव बैठा हुआ. नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. ये इसको फिर धक्का देगा, फिर ये इसको आगे. इस तरीके से ये n नंबर ऑफ कोलिजन करते करते कहां तक पहुंच गया? B एंड तक. यानी कि A से चला और B एंड पर पहुंचा. A से B पहुंचने पर वो कितनी वेलोसिटी ली इसने? B1, B2, V3, that does Vn velocity ली. तो एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज carried by the free electron under the influence of external electric field is known as drift velocity. What is the meaning of drift velocity? Drift velocity क्या है? Average of all velocities. कौन कैरी कर रहा है? Carry by the free electron. Okay? किसकी इफेक्ट में? Under the influence of external electric field is known as the drift velocity. क्या तो drift velocity तुम ये समझे उसकी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी है? ऐसे मानो कि आप स्कूल साइकिल से जा रहे हो घर से. तो जब आप घर से साइकिल से निकले तो आपने कहीं आपकी स्पीड ज्यादा हुई होगी, कहीं आपने ब्रेक लगाए होंगे, कहीं आप फास्ट चले होंगे. यानी कि वहां तक जाने के आपकी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हुई होंगी, v1, v2, v3. कोई पूछे कि भाई किस वेलोसिटी से आया, तो आप उन सारी वेलोसिटी का जो एवरेज निकालोगे योर वेलोसिटी, कि आप इस वेलोसिटी से आए. सेम इलेक्ट्रॉन के साथ है. इलेक्ट्रॉन जब A पॉइंट से B तक गया तो कांस्टेंट से नहीं गया, वो अलग अलग वेलोसिटी से गया. तो मैंने जब उन सारी वेलोसिटी का एवरेज निकाला, B1 प्लस B2 दैट इज Vn, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके. नाउ एक टर्म होती है रिलैक्सेशन टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? ये इससे टकराया तो टाइम मान लो T1, ये इससे टकराया टाइम मान लो T2, वो से टकराया टाइम मान लो T3. इन सब का जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसका जो एवरेज होगा, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 दैट इज Tn. एवरेज time of successive collision is known as relaxation time. So tau is known as बच्चों what? Relaxation time. Hope so सबको क्लियर हो गया होगा कि relaxation time. अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्राइव करना है. अब बच्चे बोलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्राइव कहां? मैम आप तो ये लिख रहा हूं. सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्राइव करने के लिए इक्वेशन क्या लेंगे? v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना. फॉर एन
number of collision, for n number of collision. जब n number of collision हो रहे हैं तो उस समय मैंने बहुत सारी वेलोसिटीज हुई, v1, v2, vn, उन सबका एवरेज क्या हो गया, vd. क्लियर? तो मैंने v is the vd, that is the average velocity किसके लिए, of n number of collision, है ना. अब t की जगह क्या लेंगे, टाइम, यानी कि t क्या हो गया बेटा, टाउ. सेम एवरेज टाइम हो गया फॉर एन नंबर ऑफ कोलिजन. क्लियर? एंड इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, उसकी 0 होगी. स्टार्टिंग जब उसने फ्लो किया था एट t इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और वो 0 हो गई. तो इनिशियल वेलोसिटी 0, v इक्वल्स टू bd और t इक्वल्स टू टाउ. एक के लिए नहीं, n नंबर ऑफ कोलिजन के लिए. किसके लिए है, n नंबर ऑफ कोलिजन. ये आप अपनी थ्योरी में डालोगे, है ना, n नंबर ऑफ कोलिजन. तो कितना आया मेरा, v की जगह क्या रखू बच्चे में, bd इक्वल टू a क्या है, एक्सलेशन, t इक्वल टू टाउ. और यहाँ पे एक लाइन डाल देना, इट्स फॉर n नंबर ऑफ कोलिजन. ओके बच्चे. नाउ vd इक्वल्स टू व्हाट इज a, f बाई m. क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, कौन से, f इक्वल टू ma से, है ना. f का कोई फॉर्मूला ढूंढो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो एवरीवन नो अबाउट द फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू f बाय q. f बाय q. तो f इक्वल टू क्या हो गया, q e हो गया. तो vd इक्वल्स टू q e by m with tau with the minus sign. Why it is get with the minus sign, बोलो. माइनस साइन के इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है. एंड इलेक्ट्रॉन इसके मोशन के अगेंस्ट जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, मोशन के इसके अगेंस्ट जा रहे हैं. तो bd इक्वल टू माइनस क्यू ई टाउ बाई m. बट ये माइनस साइन ओनली मेरी डायरेक्शन शो कर रहा है. सो हम जब भी इस ड्राइव को यूज करेंगे हम इस माइनस साइन को वहां पे यूज नहीं करेंगे, है ना. Q का फॉर्मूला सभी जानते हैं, Ne. अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो तो n कितना हो गया, 1. सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ Vd, E टाउ बाई m. यानी कि क्या फॉर्मूला बना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E टाउ बाई m. So this is the average velocity gained by the free charge carrier under the influence of external electric field is known as drift velocity. ड्राइव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर से चलोगे. टाउ, what is tau? Tau is the reaction time. Okay? Pause the video and write down the drive, then discuss the conceptual. Okay बच्चों? बच्चों अब हम इसकी कंसेप्चुअल की बात डिस्कस करते हैं कि कितनी तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्चुअल बन पाएंगी. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला बनकर आया, क्या देखा आपने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, बोलो साथ के साथ, E टाउ बाय m. यानी कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इक्वल टू E टाउ बाय m विद माइनस साइन. माइनस साइन में तुम्हें बोल ही रही थी, जब हम ड्राइव करेंगे तब हम माइनस साइन की जरूरत हमें नहीं होगी, है ना. सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, टाउ पर डिपेंड कर रहा है. और ई और एम तो कांस्टेंट है ही, ई और एम तो वेरी करेंगे नहीं ना. तो ई एम पे तो नहीं, ई एम पे क्या फर्क पड़ता है जब चेंज ही नहीं होगा. तो ई और टाउ पर डिपेंड कर रहा है. ओके, सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टाउ देखते हैं. किसका इफेक्ट देखते हैं, टाउ. टाउ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो लिसन, टाउ किस किस से चेंज हो सकता है. तो मैं देख रही हूं इफेक्ट ऑफ, आज मार्कर प्रॉब्लम कर रहे हैं इस क्लास में. देखो, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर लेते हैं। आप बोलोगे मैम अभी तो आप टाउ की बात कर रहे थे, टेम्परेचर कहां से आ गया? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ, क्या करती हूँ? टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से सुन लेना। टाउ क्या था? दो फ्री इनके कोलिजन के बीच का टाइम है ना, भाई एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, इनके बीच के कोलिजन का टाइम था। अब मैं उसको गर्म कर रही हूँ तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये फास्ट चलेंगे, जो फास्ट चलेंगे फास्ट कोलाइड करेंगे, फास्ट कोलाइड करेंगे तो बताओ कोलिजन का टाइम व्हाट? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। फिर सुनो, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये और ये फास्ट चलने शुरू करे, यानी कि थर्मल वेलोसिटी इनकी। जब ये फास्ट चले तो जल्दी कोलाइड करे, जितनी जल्दी कोलाइड करे टाइम उतना कम हुआ, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज होगा। तो एक तो पता लगा टेम्परेचर टाउ के क्या है? इनवर्सली। टेम्परेचर टाउ के क्या है? इनवर्सली। तो ये बात तो हमेशा याद रखना कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होंगे उनमें टाउ जरूर आएगा, चाहे डायरेक्टली हो या इनवर्सली हो, और उसका इफेक्ट किसका होगा? टेम्परेचर का। क्लियर एवरीबॉडी? ना टाउ डिक्रीज हो गया। अब कहानी ये आती है कि टाउ डिक्रीज, जब टाउ डिक्रीज तो वीडी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि टाउ डिक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गया, बिकॉज इट इज डायरेक्टली ऑफ, बोलो व्हाट? टाउ। तो व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो आप बोलोगे ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी व्हाट? Decreases. Why decreases? Because tau decreases. Okay. So drift velocity is inversely of temperature. Drift velocity is inversely of temperature and directly proportional of electric field intensity. और मैं ये कहना चाह रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ तो बच्चों लेंथ, अभी लेंथ कैसे आया है ना? देखो भाई E का फॉर्मूला क्या होता है? B बाय L होता है। तो अगर मैं यहाँ E को हटा के B बाय L रख दूं, सो B के डायरेक्टली L के इनवर्सली। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर और लेंथ पर। किसके डायरेक्टली, किसके इनवर्सली? डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? उसको बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा होता है कि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो टर्म्स क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट जो ड्राइव है बच्चों इसका, वो आता है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्राइव है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये इस साल 2020 में पूछा भी गया है। रिलेशन बिटवीन किस किस में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। current and drift velocity. It is asked in board exam 2020. Clear everybody? किस तरीके से हम निकालेंगे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन? होता क्या है, सिंपल सी बात है कि ये मेरा एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। एवरीबॉडी, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर है। डायग्राम के बारे में कभी लिखना पड़ो तो L को क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ द वायर। A को क्या लिखोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। व्हाट इज कैपिटल N? टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ये हमने टर्म्स लिख दी है ना। स्मॉल n को कहते हैं नंबर डेंसिटी। What is small n? Number density. What is the meaning of number density? That is total number upon volume. Volume कितना हुआ वायर का? A into N. Okay? Now, हम रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालते हैं तो हमें पता ही है, we know that, everyone know about it। क्या? I equal to क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। What is charge? In a first chapter already discussed, Q equals to NE upon T होता है।
व्हाट इज एन? एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? स्मॉल एन ए एल। क्या होगी इसकी वैल्यू? स्मॉल एन ए एल। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? स्मॉल एन ए एल ई बाय टी। अब हमें तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, करंट तो आ गई, यानी कि मुझे वीडी चाहिए। तो टाइम को, क्या टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं? तो यहां से यहां तक का कितना किया उसने? एल। और किस वेलोसिटी चल रहा है? वीडी से। सो व्हाट शुड बी द टाइम? एल इंटू वीडी। इसे पुट कर दो तो आई इक्वल टू एन ए एल ई। व्हाट इज टी? बोलो एल अपॉन वीडी। एल से एल कैंसिल, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी। दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? बोलो, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी? ई टाउ अपॉन एम। और सेकेंड फॉर्मूला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये आ गया। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या इसके अलावा भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या नहीं, वो डिस्कस करते हैं। तो तुमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या निकल कर आया है? अभी देखो आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्या फॉर्मूला निकला हुआ है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन करंट, नंबर, डेंसिटी और एरिया ऑल्सो। डिपेंड करेगी नहीं करेगी, वो फॉर्मूले में आ रहा है। और ई कांस्टेंट है तो ई पर डिपेंड नहीं करेगी। एंड हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन द नंबर, डेंसिटी? डायरेक्टली, इनवर्सली। तो आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? आई अपॉन, बोलो क्या? एन ई ए। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली ऑफ नंबर डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली ऑफ एरिया। क्लियर एवरीबॉडी? एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस तरीके से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी डिपेंडेंट का काम होता है तो ओनली डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, ऑल फैक्टर रिमेन सेम। अगर हम ये डायरेक्टली और इनवर्सली का फॉर्मूला यूज करते हैं कि मैं कहूं कि नंबर डेंसिटी डबल हो जाए तो व्हाट शुड बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो आप नंबर डेंसिटी डबल हो गई तो इनवर्सली है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुड बी हाफ होनी चाहिए ना, डबल होने पे क्यों? बट उसके साथ मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वेयर एज करंट एरिया रिमेन सेम। यानी कि अगर मुझे वीडी का रिलेशन एन से निकालना है इनवर्सली, तो करंट और एरिया क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए कंसेप्चुअल में। ओके भाई, समझ में? अगर मैं कहूं हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आई और एन सेम होने चाहिए, ई तो ऑलरेडी सेम होता ही है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्राइव निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी और रिलेशन बिटवीन आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला। और हमने ये बच्चे क्या देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली, पोटेंशियल के डायरेक्टली, मेरे साथ साथ बोलना, लेंथ के इनवर्सली, करंट के डायरेक्टली, नंबर डेंसिटी के इनवर्सली और एरिया के इनवर्सली। तो होप सो एंजॉयिंग द लेक्चर, और इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट फिर इसके आगे फर्दर हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।